नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। जब दुनिया की भाग दौड़ थम जाती है और हर आवाज़ धीरे धीरे शांत हो जाती है, तब एक मीठा सा वक्त आता है खुद से मिलने का, सपनों से जुड़ने का। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस सुकून भरी कहानी के साथ धीरे धीरे उतरते हैं नींद की गहराइयों में, जहाँ शब्द नहीं एहसास बोलते हैं और हर पल आपको करीब ले जाता है एक प्यारी सी नींद की ओर। गाड़ी आने के समय से बहुत पहले ही महेंद्र स्टेशन पर जा पहुंचा था। गाड़ी के पहुंचने का ठीक समय मालूम ना हो, यह बात तो कहीं नहीं जा सकती। जिस छोटे शहर में वह आया हुआ था, वहाँ से जल्दी भागने के लिए वो ऐसा उत्सुक हो उठा कि जानबूझकर भी अज्ञात मन से, शायद किसी अबोध बालक की तरह, वह समझता था कि उसके जल्दी स्टेशन पहुँचने से संभवतः गाड़ी भी नियत समय से पहले आ जाएगी। हुलडाल में बंधे हुए बिस्तर और चमड़े के एक पुराने सूटकेस को प्लेटफॉर्म के एक कोने पर रखकर वह चिंतित था, अस्थिर सा था। अन्यमनस्क भाव से टहलते हुए टिकट घर की खिड़की के खुलने का इंतजार करने लगा। महेंद्र की आयु 32-33 वर्ष के लगभग होगी। उसके कद की ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं मालूम होती थी। उसके शरीर का गठन देखने से उसे दुबला भी नहीं कहा जा सकता था, तद्यपि मोटा का नाम भी नहीं दिया जा सकता था। उसका गेहुआ रंग था, कपोल कुछ चौड़े, भुएं कुछ मोटी किंतु तनी हुई, आंखें छोटी पर लंबी, काले मूछें घनी पतली और दोनों सिरों पर कुछ ऊपर को उठी हुई। वह खद्दर का एक लंबा कुर्ता और खद्दर की धोती पहने था। सर पर टोपी नहीं थी, पाँव में घड़ियाल के चमड़े के बने हुए चप्पल थे। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण अवश्य था, पर वह आकर्षण सब समय सब व्यक्तियों की दृष्टि को अपनी ओर नहीं खींचता था। सूरज बहुत पहले ही डूब चुका था और शुक्ल पक्ष का अपूर्ण गोलाकार चंद्रमा अपने किरण जाल से दिग्दिगंत संगति आलोक छटा से विभाषित करने लगा था। स्टेशन पर अधिक भीड़ न थी। प्लेटफॉर्म पर टहलते टहलते पूर्व की ओर कदम निकल जाने पर ऐसा मालूम होने लगता था कि चांदनी दीर्घ विस्तृत समतल भूमि पर अलस कांति की तरह पड़ी हुई है। झिल्ली झनकार का एकांतिक मर्मर स्वर इस अलसता की वेदना को निर्मम भाव से जगा रहा था, जिससे महेंद्र का हृदय की गुप्त व्याकुलता तिलमिला उठी। सिग्नल डाउन हो गया था, टिकट घर खुल गया। 3rd क्लास का टिकट खरीदकर महेंद्र गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दूर से ही सर्च लाइट का प्रखर प्रकाश से तिमिर विदारण करती हुई गाड़ी दिखाई दी और छक छक करती हुई स्टेशन पर आ खड़ी हुई। सामने के कंपार्टमेंट में केवल 2 व्यक्ति बैठे थे और वे भी उतरने की तैयारी कर रहे थे। महेंद्र एक हाथ में बिस्तर की गठरी और दूसरे हाथ से सूटकेस पकड़कर उसी में जा घुसा। जो 2 व्यक्ति कंपार्टमेंट में थे, उनके उतरते ही एक चश्माधारी सज्जन ने 2 महिलाओं के साथ भीतर प्रवेश किया। कूली ने आकर महाशय का सामान भीतर रख दिया और मंजूरी के संबंध में काफी हुज्जत करने के बाद पैसे लेकर चला गया। चश्माधारी सज्जन महिलाओं के साथ महेंद्र के सामने वाली बेंच पर बड़े आराम से बैठ गया। मालूम होता था कि वह बड़ी हड़बड़ी के साथ गाड़ी के आने के कुछ ही समय पहले स्टेशन पहुंचे थे और घबराहट में थे। महिलाओं के साथ लेकर यदि किसी कंपार्टमेंट में जगह ना मिले तो क्या हाल होगा।
वह अभी भी हाँफ रहे थे, जिससे उनकी अब तक की परेशानी स्पष्ट व्यक्त होती थी। अब जब आराम से बैठने को खाली जगह मिल गई तो एक लंबी सांस लेकर चश्मा उतारकर रुमाल से मुंह का पसीना पोंछने लगे। पसीना पोंछते पोंछते महेंद्र की ओर देखकर उन्होंने प्रश्न किया, शिकोहाबाद के बजे गाड़ी पहुंचेगी, आप बता सकते हैं? महेंद्र ने उत्तर दिया, जहां तक मेरा ख्याल है 12 बज के करीब कुछ मिनटों पे पहुंचेगी। महेंद्र कनखियों से महिलाओं को देख रहा था। महिलाएं उसके कदम सामने बैठी हुई थी और यदि दृष्टि सीधी करके स्वाभाविक रूप से उन्हें देखता रहता तो भी शायद ना तो चश्माधारी सज्जन को और ना महिलाओं को कोई आपत्ति होती, पर उसे अपनी स्वाभाविक संकोचशीलता के कारण उनकी ओर स्थिर दृष्टि से देखने का साहस नहीं होता था। दोनों महिलाएं बेपर्दा बैठी थी। उनमें से एक की अवस्था प्राय 35 वर्ष की होगी और एक सफ़ेद चादर ओढ़े खड़ी थी। दूसरी 22-23 वर्ष की जान पड़ती थी। वह एक गुलाबी रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी। दोनों सभ्य और सुशील जान पड़ती थी। ज्येष्ठा को देखने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी समय वो बहुत सुंदर रही होगी, पर अब अवस्था के कारण उनका मुखमंडल बिल्कुल निस्तेज जान पड़ता था। कनिष्ठा यद्यपि सौंदर्य कला की दृष्टि से सुंदर नहीं थी, तथापि उनके मुखमंडल की व्यंजना में एक ऐसी सरल मधुरिमा वर्तमान थी जो बरबस आंखों को आकर्षित कर लेती थी। आज कई कारणों से महेंद्र का दिन भर अच्छा नहीं रहा। गाड़ी में बैठने तक वह चिंतित, असमंजस तथा उदास था, पर गाड़ी में बैठते ही शिष्ट, सुशील तथा सुंदरी महिलाओं को उसके खिन्न मन में एक सुखद सरलता छा गई। वह संजोग के कारण कुछ कम घबराया हुआ न था, तथापि चश्माधारी सज्जन की भोली आकृति तथा सरल भाव से और महिलाओं की शालीनता से उसे इस बात पर धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि उनके बीच किसी प्रकार का संकोच आवश्यक ही नहीं बल्कि अशोभन भी है। चश्माधारी सज्जन ने चश्मा उतारकर एक रुमाल से उसे पोंछते हुए पूछा, आप सिकोहाबाद जा रहे हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या आप सिकोहाबाद में ही रहते हैं? जी नहीं, मुझे डुंडला जाना है। मैं वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इधर उधर कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था। अब अपनी वाइफ को और सिस्टर को लेकर वापस जा रहा हूँ। सिस्टर की तबीयत अभी ठीक नहीं रहती, इसलिए उसे हवा बदली के लिए ले जा रहा हूँ। एक साधारण से प्रश्न के उत्तर में इतनी सारे बातों से परिचित होने पर महेंद्र नवपरिचित व्यक्ति पर आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने अनुमान लगाया था कि ज्येष्ठा महिला सिस्टर होगी और कनिष्ठा वाइफ। थोड़ी देर में गाड़ी चलने लगी। कोई दूसरा यात्री उस डब्बे में ना आया। चश्माधारी महाशय गाड़ी चलने के कुछ देर बाद ऊँघने लगे। वे रह न सके और बंधे हुए बिस्तर को तकिया बनाकर एक दूसरे बेंच पर लेट गए और लेटते ही खर्राटे लेने शुरू कर दिए। ना जाने क्यों महेंद्र के मन में यह विश्वास जम गया कि इन नवपरिचित महाशय का जीवन बड़ा सुखी है। उनकी वे बातें तथा उनके मुख का आत्म संतोषपूर्ण भाव देखकर उनके मन में यह विश्वास जमने लगा था कि और जब उन्हें निश्चित सोते हुए खर्राटे भरते देखा तो उसकी यह धारणा दृढ़ हो गई।
ज्येष्ठा महिला ने भी थोड़ी देर बाद ऊँघना शुरू कर दिया। वह ऊँघती जाती और बीच बीच में जब जबरदस्त हिचकोला खाती तो जाग पड़ती थी। केवल कनिष्ठा महिला पूर्णतः सजग थी। वह कभी खिड़की के बाहर झांककर चांदनी के उज्जवल आलोक में शायद पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेती थी। कभी ऊँघने वाली महिला की ओर देखती, कभी खर्राटे बढ़ने वाले महाशय, शायद अपने पति को एक बार सरसरी निगाहों से देख लेती थी, और कभी महेंद्र को सिंघन किंतु विस्मय की उत्सुकता से पूर्ण आंखों से देखने लगती थी। उन आंखों की दृष्टि जब महेंद्र पर आकर पड़ती तो ऐसा मालूम होने लगता था कि आत्मा के साथ साथ शरीर भी बदलना शुरू कर दिया। गाड़ी ट्रैक्टर शब्द से चली जा रही थी। जागृत महिला की गुलाबी साड़ी का आंचल हवा के झोंकों से नीचे से खिसक कर उसके लहराते हुए काले केशों की बहार दिखा रहा था। गुलाबी साड़ी भी हवा में जोर जोर से लहरा रही थी। महेंद्र पूर्ण जागृत अवस्था में स्वप्न देखने लगा। उसे यह भी भ्रम होने लगा कि यह महिला जो इसके पहले उसके लिए एकदम अज्ञात थी और निश्चय ही सदा अज्ञात रहेगी, ना जाने किस लोक से अस्मक्त अभिभूत होकर उसके पास आ गई है और गुलाबी रंग का पताका फहरा रही है। वह उसका सारथी बनकर उस अंतर्गामी रेल रूप रथ पर चला जा रहा है। सारा विश्व समस्त मानवीय तथा मानसिक दृष्टि से उसके लिए उस कंपार्टमेंट के भीतर समा गई थी, जिसमें ऊँघने वाली महिला तथा सोए हुए सज्जन का कोई अस्तित्व नहीं था, और उसके बाहर क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाली अस्तित्व माया का जगत का चीर चंचल रूप एकदम असत्य सत्ताहीन सा लग रहा था। महेंद्र सोचने लगा कि उसने जीवन में कितने ही स्त्रियों को विभिन्न रूप तथा विचित्र परिस्थितियों में देखा है, पर आज का यह बिल्कुल साधारण सा अनुभव उसे क्यों ऐसा अपूर्व तथा अनुपम लगने लगा। वह सोच ही रहा था कि उस पर फिर विश्व विजयनी ने अपनी सुंदरता विस्मित आंखों की रहस्यमयी उत्सुकता से भरी स्थित दृष्टि को उसकी ओर देखा। वह मन मन में संबोधित करते हुए कहने लगा, चीर अज्ञात चीर अपरिचित देवी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे इस मर्मत भेदनी दृष्टि का क्या अर्थ है? देव योग से महाकाल के इस क्षण में जिसकी सत्ता महासागर में एक क्षुब्धतः बुदबुदे की बराबर भी नहीं, हम दोनों का आस्मिक मिलन घटित हुआ है और महासागर में बुदबुदों की तरह ये क्षण सदा के लिए विलीन हो जाएगा। तदपि इससे क्या तुम हम दोनों जन्मांतर के संबंध से परिचित हो गए हैं, अथवा यह सब कुछ नहीं तुम्हारी आंखों की उत्सुकता का कोई कारण है? मेरी व्याकुलता पर कोई महत्व नहीं, महत्वपूर्ण कुछ है, वह है तुम्हारे पास लेटे हुए व्यक्ति का खर्राटे भरना। सिकोहाबाद पहुंचने पर चश्माधारी सज्जन की नींद टूटी और जिष्ट महिला ऊँघती रही, पर महेंद्र की विश्व विजयनी की आंखों में एक क्षण के लिए निंद्रा रसावेश का लेस नहीं दिखाई दिया। वह बीच बीच में अपनी मर्म भेदनी दृष्टि से प्रखर उत्सुकता से उसके हृदय को अकारण निर्मम रूप से वृद्ध करती चलती जाती थी। फलस्वरूप महेंद्र की गुलाबी मनमोहकता भी शिकोहाबाद पहुंचने पर अखंड बनी रही थी। शिकोहाबाद पहुंचने पर विश्व विजयनी ने चश्माधारी सज्जन के कंचित स्थूल शरीर को हाथ से हिलाते हुए जगाया। ऊँघती हुई महिला को संभाल कर बिठाया। कूलियों के समान उतरवा कर चारों व्यक्ति उतर पड़े। दिल्ली वाले जिस प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी गाड़ी, वहां को जाने के लिए पुल पार करना पड़ता। पुल पार करने पे
वे लोग प्लेटफॉर्म आ गए। वहाँ कहीं एक बत्ती भी जलती हुई दिखाई नहीं दी, पर चूंकि सर्वत्र निर्मम चांदनी छिटक रही थी, इसलिए बत्ती की कोई आवश्यकता ही जान नहीं पड़ती। गाड़ी के आने में अभी आधे घंटे देर थी। चश्माधारी महाशय एक बेंच पर बिस्तर लगाकर फिर लेट गए। दोनों महिलाएं भी नीचे रखे हुए सामान के ऊपर बैठ गईं। चश्माधारी सज्जन ने महेंद्र से कहा, आप भी किसी बेंच पर बिस्तर लगाकर लेट जाइए। पर कोई बेंच खाली नहीं थी और ना महेंद्र सोने के लिए उत्सुक था। आज की रेल यात्रा की यात्री उसे चिरजागृत तथा चिरजीवित सपनों के लोक में विचरण का अवसर दे रही थी। वह प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए अपनी अंतर्मन में जीवन विचित्र की यह चहल पहल देखकर विस्मित हो रहा था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह जीवन की मधुरिमा से आज प्रथम बार परिचित हुआ है। रेलवे लाइन के उस पार दिक्कत विस्तृत राशि अपने आवेश में स्वयं पुलकित हो रही थी और अपने सामने काफी दूर पर गोलाकार प्रश्न चिन्ह आकाश द्वीप की तरह मानो रंगीन जीवन का मार्ग उसके लिए इंगित कर रहे थे। रेलगाड़ी में होकर वह अनेक बार गया था और आया भी था, और कितनी ही बार उसे रात के समय स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार में ठहरना पड़ा था। पर आज की उल्लासपूर्ण अनुभूति उसके लिए एकदम नई थी। इस बार इंद्रजाल के उद्घाटन का श्रेय जिसको था, वह मायावनी इस समय टीन की छत के नीचे छाया में बैठी हुई थी और अंधकार में उसकी आंखों का जादू चलना बंद हो गया था। पर वहाँ पर मात्र उसका अस्तित्व ही महेंद्र की आत्मा में मायालोक की महकता का सृजन करने के लिए पर्याप्त था। वह टहलते टहलते ना मालूम किन सपनों की माया के फेरे में पड़ गया था कि अचानक चश्माधारी महाशय ने बेंच पर से उसे पुकारते हुए कहा, अरे जनाब, कब तक टहलिए? अगर लेटना नहीं है तो बैठ ही जाइए। नींद तो अब आवेगी नहीं, इसलिए गाड़ी के आने तक गपशप ही रहिए। महाशय जी पहले ही काफी सो चुके थे, इसलिए अब नींद नहीं आ रही है, ये कह रहे हैं। महेंद्र मुस्कुराता हुआ उनके पास अपने सूटकेस के ऊपर बैठ गया। महाशय जी ने कहा, आप दिल्ली में कहीं मुलाजिम हैं? जी नहीं। तब आप क्या करते हैं? आप खद्दर पहनते हैं? क्या आप राजनीतिक हैं? पहले था, अब नहीं, कारोबार में हूँ। वह कैसे? इस प्रश्न के उत्तर में महेंद्र ने परम क्लांति का भाव दिखाते हुए कहा, अरे साहब, सुन के क्या कीजिएगा? व्यर्थ में अपने संस्कारों को आघात पहुंचेगा। इस चर्चा को हटाइए और किसी अच्छे विषय की चर्चा चलाइए। संभवतः चश्माधारी का कौतूहल बढ़ गया। उन्होंने आग्रह के साथ कहा, फिर भी जरा सुनाइए तो सही, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई? महेंद्र की सुप्त स्मृतियां तिलमिला उठी थी। कनखियों से उसने देखा, प्राय अंधकार में बैठी हुई मायाविनी महिला का ध्यान उसी की ओर था। पल भर में मानसिक चक्षुओं के आगे उसके सारे विगत जीवन का व्यर्थ दुखद स्मरणों की झांकी चित्रपट पर क्रम परिवर्तित होने वाले चित्रों की तरह भासमान होने लगा। भाव के आवेश में आकर उसने कहा, अच्छा तो सुनिए। 11 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की अवस्था तक गांधी के सिद्धांत का पीछे पागल रहा। भूखो रहकर, पग पग ठोकरें खाकर, समाज तथा परिवार की फटकारते सहकर जीवन के सब सुखों को अपने ध्येय के लिए तिलांजलि दे दी। राष्ट्रीय आदेश का ब्रह्मत्व से भी अधिक महत्व देकर एक सच्ची लगन से अपनी सारी आत्मा को निमज्जित करके देश का काम किया। 3 बार काफी अवधि के लिए जेल में सड़ता रहा, पर पुलिस के डंडे सर पर पड़ते रहे।
बार बार ज़मीन जायदाद कुर्क हो गई। माता पिता अपनी कपूत संतान के कारण तबाह होकर मानसिक और शारीरिक पीड़ा का पराकाष्ठा भोग कर चल बसे। पत्नी तड़प तड़प कर अपने भाग्य को कोसती हुई मर गई। फिर भी मैं अपने राष्ट्र के कल्याण के परम ध्येय को स्त्री, परिवार, आत्मा और परमात्मा से बहुत ऊंचा मानता हुआ सच्ची लगन से काम करता रहा। जब अंतिम बार जेल खाने में बंदी मियाद पूरी करके बाद थका मंदा मन तथा शरीर से क्लांत होकर मैं बाहर आया, तब एक एक करके उन स्नेही जिनों की स्मृति मेरे मन में उदित हो होकर व्यक्त होने लगी, जिनकी मैं सदा अवज्ञा करता था। अपनी पत्नी से मैंने जीवन में शायद 2 दिन भी घनिष्ठता से बिताए ना बातें की होगी। जब मैं बाहर रहता था तो उसके पत्र बराबर मेरे पास आते रहते थे और मैं सरसरी दृष्टि से पढ़कर अवज्ञा से फाड़ कर फेंक देता था। 1 या 2 बार से अधिक मैंने उनके पत्रों का उत्तर नहीं दिया, और 2 बार जो उत्तर दिया था वह भी 4 पंक्तियों में, बिल्कुल रूखे सूखे ढंग से। अब जब मैं अपने सारे संसार में अकेला, स्नेह तथा संवेदना से वंचित, असहाय तथा निरुपाय अनुभव करने लगा, तो उसकी भोली भाली सकुर्ण स्नेह की वेदना से भरी सहज सलोनी मूर्ति प्रतिपाल मेरी आंखों के आगे भाषित होने लगती है। उसके पत्रों में सरल शब्दों में वर्णित कातर व्याकुलता, हाहाकार की पुकार मानो मेरी स्मृति के अतुल में दृढ़ सृप्ति की घोर जड़ता के बाद अस्मत् जागृत होकर मेरे हृदय पर जलते हुए अंगारों के गोलक से आघात करने लगी। मैंने अपने जीवन में किसी की बात पर नहीं रोया। माता पिता तथा पत्नी किसी की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद मेरे आंखों से नहीं निकलती थी, पर अब रह रहकर उन लोगों की याद में बिलक बिलक कर मैं बार बार रो पड़ता। मेरी स्नेहशीलता प्रतिपारण पत्नी की करुण पुण्य छवि उज्ज्वल नक्षत्र की तरह मेरी आंखों के आगे स्पष्ट भासमान होने लगती है। रह रहकर मेरे जी विकल हो उठता है और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे मेरे हृदय में किसी का निष्कलंक सुकुमार प्राणों की पैशाचिक हत्या का अपराध पाषाण भार की तरह पड़ा हो। बिल्कुल इस नशंस अपराध का भयंकर अनुभूत का भूत मेरी आत्मा के अत्यंत निष्ठुरता से दबाता रहा। अब भी यह भौतिक आतंक कभी कभी मेरे मन में जागृत हो उठता है। फिर भी अब मैंने अपने मन को बहुत समझा लिया है और जीवन को एक नई दृष्टि से नए रूप में देखने लगा हूँ, और साधारण से साधारण घटना भी कभी कभी मेरे मन में एक अलौकिक आनंद का आश्चर्य उत्पन्न करने लगती है। किसी स्त्री को देखते ही अब मेरे हृदय में एक श्रद्धापूर्ण उत्सुकता का भाव जाग पड़ता है। ऐसा मालूम होने लगता है जैसे अपने जीवन में पहले स्त्री को देखा भी ना हो। अब पहली बार इस रहस्यमयी जाति के अस्तित्व का अनुभव मुझे हुआ हो। महेंद्र का लंबा लेक्चर समाप्त होते ही चश्माधारी सज्जन हा हा करके उठा और बोला, आप भी बड़े मजे के आदमी हैं। यह कहकर वह बेंच पर आराम से लेट गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह जोरों से खर्राटे लेने लगा। एक लंबी सांस लेते हुए महेंद्र ने प्राय अंधकार में स्पष्ट झलकती हुई गुलाबी साड़ी की ओर देखा। दोनों आंखों की मार्मिक दृष्टि से तीव्र मोहकता उस अर्ध अंधकार में भी विस्मित वेदना की उत्सुकता उज्ज्वल रेखाओं को विकसित कर रही थी। महेंद्र पुलक होकर मंत्रमुग्ध सा हो बैठा। घंटी बजी। दिल्ली को जाने वाली गाड़ी के आने की सूचना देते हुए सिग्नल डाउन हुआ। सामने आकाश दीप के बाद बदले हरे रंग का प्रकाश जल उठा। यह हरित आलोक महेंद्र की मांसपट में साड़ी के गुलाबी रंग के साथ मिलकर एक स्कंद सूची सौंदर्य लोक का सृजन करने लगा।
थोड़ी देर में दूर से ही गाड़ी का सर्च लाइट दिखाई दिया। चश्माधारी महाशय महेंद्र के जागने पर फड़फड़ाते हुए उठे। कोलियों ने सामान संभाल लिया। भगभग करती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। बड़ी भीड़ थी। चश्माधारी सज्जन को महिलाओं के साथ कुली लोग इंजन की उल्टी ओर बहुत दूर तक ले गए। कहीं स्थान ना पाकर अंत में एक डिब्बे में जबरदस्ती घुस गए। महेंद्र भी उन लोगों के साथ साथ जा रहा था, पर जिस डिब्बे में वो लोग घुसे उस डिब्बे में स्थान का निपट अभाव देखकर वह विवश होकर दूसरे डिब्बे में चला गया। वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। किसी प्रकार उसने अपने बैठने के लिए थोड़ा सा स्थान बनाया। गार्ड ने सीटी दी। गाड़ी चल पड़ी। महेंद्र के मस्तिष्क में नाना प्रकार की भावनाएं चक्कर काटने लगी। 2 दिन से उसे नींद नहीं आई थी। आज भी वह अभी सो नहीं पाया था, इसलिए सोचते सोचते वह ऊँघने लगा। ऊँघते हुए उसने देखा कि एक गुलाबी रंग की साड़ी द्रौपदी के चीर की तरफ फैलती हुई आकाश में आकरण छा गई। सहसा 2 स्थानों पर वह गगनव्यापी साड़ी फटी और उन दोनों छिद्रों से होकर वह 2 वेदनाशील तीक्ष्ण उज्ज्वल आंखें तीर की तरह प्रखर वेग से उसकी ओर घावित होकर एक नए रूप में मिलकर एक बड़ी आंख के आकार में परिणित हो गई। वह बड़ी आंखें उसके शरीर को छेद कर उसके हृदय को छूकर फिर ऊपर आकाश की ओर तीर की तरह छूटी और आकाश में फैली हुई गुलाबी साड़ी में जा लगी और फटकर फिर 2 सुंदर किंतु कर्ण विकल आंखों के आकार में विभक्त हो गई। टूंडला स्टेशन पर गाड़ी ठहरते ही महेंद्र पूर्णतः सचेत होकर बैठ गया। चश्माधारी महाशय दोनों महिलाओं के साथ लेकर कंपार्टमेंट से बाहर उतरे और सामान को कूलियों के हवाले करके उनके साथ बाहर फाटक की ओर चले। महेंद्र ने अपने कंपार्टमेंट से अपनी विश्व विजयनी को देखा। वह इस तरह उत्सुकता में था कि वह एक बार अंतिम समय के लिए दोनों की आंखें चार हो जावे, पर ना हुई और गुलाबी साड़ी से आवृत सजीव प्रतिमा व्यस्त रिहल सी आगे निकल पड़ी। टूंडला से गाड़ी छूटने पर महेंद्र के कानों में चश्माधारी सज्जन के ठाकर हंसने का शब्द गूंजने लगा। उसने स्पष्ट का चिर व्यंग पुकार मानो बार बार कहता था, हा हा, आप भी बड़े मजे के आदमी हैं, क्या खूब। तो हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है यहीं। इसलिए अपने रिश्ते को, जो भी आपके साथ है, आप उन्हें समय दीजिए, उनकी महत्वता को अहमियत दीजिए। चलिए अब तकिया लगाइए और मीठे से सपनों में खो जाइए। शुभ रात्रि।